जय हिंद फ्रेंड्स। आज की कक्षा में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। और आज जो है हम हिंदी साहित्य के विभाजन के विभिन्न प्रयासों को जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यह देख लिया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, और वो वीडियो अभी तक अपलोड हुई नहीं है। तो वो वीडियो भी आज के टाइम पे ही है, जो है यह वीडियो भी और आगे वाला वीडियो, ये दोनों ही वीडियो एक साथ अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उसको देख लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ जानेंगे कि हिंदी साहित्य के विभाजन का विभिन्न प्रयास, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजन का क्या क्या प्रयास किया गया है, और सभी लोगों ने किस किस तरीके से हिंदी साहित्य के विभाजन का प्रयास किया है, इसके बारे में जानेंगे। कई लोगों ने तो ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की उपशाखाएँ भी निकाल कर रख दी हैं। काल में तो विभाजन किया, उस काल में भी दो दो जो है उपशाखाएँ भी निकाल दी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है मिश्र बंधु हैं। तो चलिए पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अगर किसी का भी अगर काल विभाजन न हो, नामकरण अगर दिया ना हो, तो साहित्य क्या होती है, दिशाहीन हो जाती है, मनमाना नामकरण भी पड़ जाता है, और जो एक साहित्य का महत्व होता है वो महत्व धुंधलापन और खोता हुआ नज़र आने लगता है। इसीलिए साहित्य का नामकरण करना और उनका काल विभाजन करना ये बहुत ही आवश्यक है। तभी जाकर के सही चीज़ों को अच्छे तरीके से हम जान पाएंगे, साहित्य के बारे में सही तरीके से हम जान पाएंगे। इसीलिए काल विभाजन करना अत्यंत ही आवश्यक था। तो यहाँ पर जो है काल विभाजन की अगर हम श्रेय की बात करें तो काल विभाजन में सबसे पहला श्रेय जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन को, ठीक है। और इन्होंने ही जो है शुरुआत की थी हिंदी साहित्य इतिहास। अब देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य इतिहास, इन दोनों में अंतर क्या है, इनको जान लेना है। हिंदी साहित्य का इतिहास वह है जिनमें हम जो है आप हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, जितने भी साहित्य हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, इनके बारे में पढ़ना है, ये होती है। और जबकि हिंदी साहित्य इतिहास में क्या होता है कि इनकी जो लिखने का जो ये तरीका है और इन पर अध्ययन करने का जो ये तरीका है, इन सभी चीज़ों को बताता है हिंदी साहित्य इतिहास। सभी तथ्यों को इकट्ठा कर करके लिखना, कौन चीज़ें कैसी है कैसी नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताना, ये साहित्य इतिहास का काम है। तो ये रहा दोनों में अंतर। और सबसे पहला काल विभाजन का काम आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने ही आरंभ किया था। लेकिन इन्होंने जो काल विभाजन किए हैं, इनका काल विभाजन बड़ा ही अजीब रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही जो है काल विभाजन कर दिए, जबकि इतना ज़्यादा आवश्यक था ही नहीं। इसीलिए इन्होंने देखो, चरण काल 700 से जो है 1300 ईस्वी, फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी का प्रेम कविता, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रेम काव्य और बाकी अन्य भी हैं। तो अन्य विद्वानों ने जो है क्या किया, इनको जो है मानने से इनकार कर दिया। और भी कई लोग थे, जैसे कि मिश्र बंधु हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, गणपति चंद्र गुप्त जी हो गए। तो इनमें से जो है अगर हम जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन का ये कहना था कि 7वीं शताब्दी से जो है हिंदी साहित्य जो है स्टार्ट हो गया था इनका, ठीक है, हिंदी साहित्य आरंभ में। लेकिन मिश्र बंधु का कहना कुछ अलग है। यहाँ पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कहना था कि हिंदी साहित्य का विकास 17वीं शताब्दी के लगभग पूरा हो गया था, इनका ये कहना था। जबकि ये कह रहे थे कि नहीं, 17वीं नहीं, 7वीं शताब्दी, ठीक है। तो और इनका कहना था कि नहीं, 7वीं शताब्दी के बाद से हुआ है। इनका कहना है कि नहीं, 7वीं शताब्दी के जो है 7वीं शताब्दी जब आ रहा था उसी के लगभग ये पूरी हो चुकी थी। और फिर अगर हम इनकी बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो ये अलग ही गुणगान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 10वीं शताब्दी। तो इसी तरीके से सभी लोगों ने अलग अलग मत दिए, और इसी बात को लेकर के सभी लोगों ने क्या किया, अपने अपने तरीके से जो है काल विभाजन करने का प्रयास किया। तो देखो, मिश्र बंधु ने इतने सारे विभाजन कर दिए। आरंभिक काल, ठीक, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इन्होंने लगभग जो है 5 भागों में जो है हिंदी साहित्य का विभाजन किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास का विभाजन, ठीक। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो है प्रत्येक भाग में जो है 2-2 निकाल कर रखे हैं, 2 और उपशाखाएँ हैं इनके, जिस वजह से जो है ये बड़ा पेचीदा हो गया, मामला समझ में नहीं आता है, भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। और इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता थी ही नहीं, जितना ज़्यादा इन्होंने कर दिया। तो इसकी वजह से जितने भी अन्य विद्वान थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो, ठीक, इन लोगों ने जो है इन सभी चीज़ों को बर्खास्त किया, कहा कि इतनी आवश्यकता तो थी नहीं, तो फिर इतना ज़्यादा काल विभाजन करने की आवश्यकता ही क्यों, चीज़ें तो और भी भ्रमित हो जा रही हैं, मिक्स हो जा रही हैं।
तो इतना नहीं होगा। तो फिर बाद में मिश्र बंधु के अलावा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया, और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया वीर गाथा काल। इन्होंने 4 भागों में बैठा। पहला वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और याद रखना ये जो मैं यहाँ पे दिया हूँ ये संवत है, ठीक, संवत, यहाँ ईस्वी में नहीं दिया गया है। अगर आपको ईस्वी में निकालना है तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, संवत का मतलब होता है 57। यहाँ जितने भी दिए गए हैं, अगर ईस्वी में अगर लिखना है, ईस्वी अगर आपको प्राप्त करनी है तो ये जितने भी संवत में हैं सभी से -57 कर लेना है, ईस्वी निकल आएगा। बात समझ में आई? चलिए, तो यहाँ पर जितना भी दिया गया है ये सारा का सारा जो है संवत में है। तो इन्होंने जो है 1050 से 1375 दिया है वीरगाथा काल का समय। भक्ति काल का समय इन्होंने जो है 1375 से 1700 दिया गया है भक्ति काल। और इन्होंने रीति काल का समय सीमा 1700 से लेकर के 1900, आधुनिक काल 1900 से लेकर के 1984। इस तरीके से इन्होंने जो है संवत में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया और नामकरण भी इसी तरीके से किया। बाद में आगे चलकर ये भी पढ़ेंगे कि नामकरण को लेकर के क्या क्या विवाद हैं। कई लोग कह रहे हैं आदिकाल नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना कुछ और है। सभी लोग आपस में ही मतभेद कर रहे हैं, खोपड़ियाँ लगा रहे थे। देखो, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अगर हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ठीक सेम वही फार्मूला यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने संवत में बांटा है, इन्होंने यहाँ पर जो है ईस्वी में बांटा है। बस इतना ही अंतर है, लेकिन है दोनों एक ही, कुछ अलग नहीं है। और इन्होंने ऐसे दिया है डायरेक्ट ईस्वी में 1000, 1400, फिर 1400 से 1700, 1700 से 1900, फिर 1900 से लेकर के अभी तक, आगे तक, ठीक। और सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा अगर मान्यता अगर किसी को मिली तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्हीं के द्वारा जो ये किया गया विभाजन सबसे ज़्यादा मान्य है। और स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए इस विभाजन को मान्यता देते हैं, और इनसे इस बात से जो है सहमत भी थे कि नहीं, आपके द्वारा किया गया यह विभाजन सही है, ठीक। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईस्वी में किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आसान हो गया, और भी क्योंकि इसमें भी किया गया था, दोनों एक ही है लगभग, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पर इतना कुछ हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता भी इन्हीं दोनों को मिली है। और यहाँ पर जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, इनका कहना कुछ और ही था। ये और इनके जितने भी सहयोगी थे, ये लोग मानने के तैयार ही नहीं थे, इन्होंने कहा कि नहीं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल ये हम 3 ही जानते हैं, हम 3 ही में बंटवारा करेंगे। ये कहते हैं कि 17वीं शताब्दी के बाद से जो है, या फिर 17वीं शताब्दी के पहले से भक्ति या फिर जो है अध्यात्म के बारे में जितने सारे जो है ग्रंथ 17वीं शताब्दी के पहले लिखे गए, लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद अलंकरण, श्रृंगारिक रचना यानी कि काव्य का दिशा ही अलग तरफ मुड़ गया। श्रृंगार रचना मतलब कि स्त्रियों के सौंदर्य के ऊपर लिखना, ठीक, इस तरीके की रचना जो है काव्य में चली आई। तो इस तरीके से इन्होंने जो है बंटवारा किया है, लेकिन सर्वाधिक अगर मान्य किसी को मिला है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। यहाँ तक बात स्पष्ट है। तो ये रहा नामकरण, ठीक, विभाजन, कि हिंदी साहित्य का विभाजन किस तरीके से किया गया। और हिंदी साहित्य के विभाजन में और भी कई ऐसी घटनाएं भी आई हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि 1857 के बाद 1857 की सबसे बड़ी क्रांति थी, और विद्रोह था, क्रांति नहीं। क्रांति यानी कि जो सफल हो गया है, विद्रोह यानी कि जो घटा है लेकिन पूरा सफल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर 1857 के विद्रोह के बाद जो है यहाँ पर और भी कई बदलाव आए, जैसे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, इनका प्रभाव जो है साहित्य के ऊपर पड़ा। फिर राष्ट्रीय चेतना जो है साहित्य में देखने को मिली, जो आएंगे किस में, आधुनिक काल में आएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर के आई, और फिर फाइनली यह तय किया गया कि इन्हीं दोनों का मान्य ठीक है, और इन्हीं को माना गया है। और अब बताइए कि अब आप लोगों को यहाँ पर क्या दिक्कत है? सारी चीज़ें आपको समझ में आया है? कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? काल विभाजन ठीक है या फिर हम बहुत ज़्यादा जल्दी में चले गए, ज़्यादा फास्ट हो गया? अच्छा देखो, हाँ, ध्यान दो। तो इनका विभाजन जो है इतने लोगों ने किया है, सभी लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से विभाजन किया है।
लेकिन सबसे पहला हिंदी साहित्य के विभाजन करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है जॉर्ज ग्रियर्सन को। इन्होंने ही सबसे पहले विभाजन करने का काम शुरू किया और इन्होंने इतने तरीके से जो है विभाजन किया। लेकिन फिर बाद में जितने भी विद्वान थे सभी ने कहा कि यार इतना ये तो भ्रम पैदा कर देगा और इतना ज़्यादा विभाजन करने की आवश्यकता थी ही नहीं, इतना ज़्यादा आवश्यकता थी नहीं। और मिश्र बंधु ने जो विभाजन किया, ठीक, इन्होंने क्या कर दिया है और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शासन के आधार पर या फिर जो शासक थे, ठीक, जो शासक थे या फिर जो सम्राट थे, जो उनकी जो अवधि थी, उनके जो शासन करने की जो ये अवधि थी, उनके आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया था। तो ये तो ठीक नहीं था। लेकिन वहीं पर अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें और इनकी बात करें, इन्होंने एक शताब्दी को ले लेकर के इन्होंने जो है काल विभाजन किया है। इसीलिए जो है आसानी से चीज़ें जो है समझ में आने लगती हैं। तो ठीक इन्होंने इस तरीके से किया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा कर रही थी, उलझने हो रही थी। फिर बाद में मिश्र बंधु ने कहा ना ना ना, इसको हम नहीं मानते हैं, अब हम करके दिखाते हैं, आप मेरे अंदर के टैलेंट को देखिए। तो इन्होंने क्या किया, इतना सारा कर दिया। इतना तो ठीक ही था। फिर बाद में इन्होंने इनके भी और निकाल दिए, दो बेटे, दो बेटियाँ। तो फिर बाद में क्या हुआ कि यहाँ भी भ्रम पैदा हुआ कि यार इतना ज़्यादा निकालने की आवश्यकता तो थी ही नहीं, तो फिर इतना ज़्यादा क्यों निकालें, फ़ायदा नहीं है इसमें, भ्रम पैदा कर रहा है। जैसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का था वैसे आपका हो गया है, ठीक। तो फिर बाद में आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, कहा अब देखो, अब मेरा टैलेंट देखो, अब मैं निकाल कर दिखाता हूँ। तो इन्होंने जो है वीर गाथा काल जो है इस तरीके से जो है वीर गाथा काल, भक्ति काल, आदित्य काल, आधुनिक काल, इन्होंने जो है शताब्दी के आधार पर जो है काल विभाजन किया और एकदम सटीक बैठता है। इन्होंने जो है संवत के आधार पर, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको मान्यता दी कि नहीं, कि भाई आपके द्वारा किया गया यह विभाजन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इन्होंने जो है क्या किया, वही चीज़ें अपनाई, लेकिन इन्होंने ईस्वी में कर दिया, ठीक। और गणपति चंद्र जी ने कहा कि नहीं ठीक ही है भाई, सब बढ़िया है, चल रहा है, हम क्या मत दें। लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र, इनका कहना था कि नहीं, क्योंकि जो है इन्होंने जो है 3 भागों में बांटा, कहा कि नहीं ये सब हम नहीं मानते, ये तीन ही होने चाहिए थे। उसके बाद से जो है आधुनिकरण चालू हो गया था, तो इन्होंने ये 3 दिए। तो इस तरीके से जो है हिंदी साहित्य के विभाजन का विभिन्न प्रयास किया गया, सभी लोगों ने इस तरीके से प्रयास किया। लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता अगर मिली तो इनको मिली और इनको मिली, ये 2 जन, ठीक। और आज भी जो है यही माना जा रहा है। अगर ईस्वी में देखें तो ये, संवत में देखें तो ये, बात स्पष्ट है। तो चलिए आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को यदि कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में ना आया हो, या फिर मैं आज जैसे कि बच्ची बता रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड चला गया, अगर आपको दिक्कत हो या कहीं ऐसा जो मैं नहीं समझा पाया हूँ, तो वहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ही मैं जान पाऊँगा कि आपको कहाँ पर क्या दिक्कतें हुई हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।